अब थोड़ी कमी है तो ये इस बात की है कि स्टाफ ग्रामीण क्षेत्रों में पूरा नहीं है। और शिक्षा विभाग में ही अभी मान के चलो आपकी लगभग 1.5 लाख से ऊपर पद खाली है। तो अगर इतनी संख्या में पद खाली हैं तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से शिक्षा पर पड़ेगा। जो आपका बजट बने राजस्थान का है, जो भी देश का 10% हिस्सा इसका उसका इसमें बजट में शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाए, लेकिन कोई भी सरकार 4% 3% से ऊपर। तो ये दुर्भाग्य है हमारा कि हम शिक्षा व्यवस्था के ऊपर, शिक्षा नीति के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। शिक्षा नीति बने तो शिक्षाविदों से पूछ के बने, शिक्षक संघों को बुलाकर उनकी राय लेकर शिक्षा नीति बनाई जावे, तबादला नीति बनाई जावे, नीति बनावे, स्थानांतरण नीति बनावे, शिक्षा नीति में सुधार की बात करें, अच्छा पाठ्यक्रम लावे जो धर्मनिरपेक्ष पाठ्यक्रम हो। आपने देखा नहीं कि अभी इसी सरकार में शपथ ग्रहण हो रहा था, उस दिन आप नहीं देख रहे थे क्या? जो मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण हो रहा था, प्रधानमंत्री जी को मुख्यमंत्री बोल दिया गया, मोदी साहब को। और कई जगह तो अपने मुख्यमंत्री जी ने भी बयानों में अपने श्रद्धा सुमन की जगह श्रद्धांजलि अर्पित कर दी गई लोगों को। इन प्राइवेट स्कूलों ने ब्रांडिंग कर रखी है, वहाँ मिल रही है, उससे ज़्यादा क्वालिफाइड तो हमारे सरकारी स्कूलों में अध्यापक हैं। वहाँ तो कई अनट्रेंड भी मिल जाएंगे, कम पढ़े लिखे भी टीचर मिल जाएंगे, लेकिन ये क्या एक ब्रांडिंग है कि साहब मुझे इस ब्रांड की चीज़ खरीदनी। नमस्कार, राजस्थान कवरेज में आपका स्वागत है। शिक्षा कवरेज में आज हमारे साथ जो मेहमान आए हुए हैं वो शिक्षा जगत में, शिक्षाओं के क्षेत्र में जो शिक्षक हैं उनके नेता हैं और लगातार कई वर्षों से शिक्षा को लेकर, शिक्षा में बदलाव को लेकर संघर्ष किया है और शिक्षकों के लिए भी संघर्ष किया है। ईश्वर सिंह जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं राजस्थान कवरेज में सर। और जैसा कि हमारे राजस्थान में शिक्षा का ग्राफ गिरा है, सरकार पूर्व में कांग्रेस की रही है, उन्होंने काफ़ी आपने उस टाइम संघर्ष किया, कई बदलाव करने की कोशिश की, पर बदलाव जो होने थे वो नहीं हो पाए। जो राजस्थान की संस्कृति है, जो राजस्थान की भाषा है, उसके लिए भी आपने प्रयास करे। क्या कहते हैं आप जिस प्रकार से शिक्षा का ग्राफ गिरता हुआ नजर आ रहा है आज? जो भी सरकारें राजस्थान में आती है, वो चाहे बीजेपी की रही हो या चाहे कांग्रेस की रही हो, शिक्षा उनके एजेंडे में प्राथमिकता में नहीं है। शिक्षा व्यवस्था कैसी हो, शिक्षा नीति कैसी हो, इस पर कोई भी गंभीर चिंतन करना नहीं चाहता। हमारे राज्य की जो अभी शिक्षा की स्थिति है वो संतोषप्रद नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं भी पिछले 35 सालों से शिक्षा व्यवस्था को लेकर काफ़ी चिंतित रहा हूँ और शिक्षक संगठनों के माध्यम से हमने कई बार शिक्षा नीति रोजगार मुखी हो इसके लिए संघर्ष किया है। लेकिन सरकारें क्या है कि इस पर ध्यान देना नहीं चाहती और इसके पीछे एक मात्र उद्देश्य उनका है निजीकरण को बढ़ावा देना। भाई सरकारी स्कूल अगर सुधर जाएंगे तो लोग निजी स्कूल की तरफ नहीं जाएंगे। सर, जिस प्रकार से पूर्व की सरकार ने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले, आपने देखा है उसमें नियुक्तियां भी ना के बराबर थी और काफ़ी पैसा खर्च किया शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। पर आज जिस प्रकार से जो शिक्षा होनी चाहिए, जो पुराने टाइम पर जो शिक्षा मिला करती थी बच्चों को, जो बुक्स के अंदर जो चीज़ें हुआ करती थी, वो अब गायब सी नज़र आने लगी है। उसके लिए आप क्या कहेंगे? पुराने समय की बात करें तो उस समय गुरु शिष्य परंपरा थी, गुरु का सम्मान था, माता पिता भी पढ़ाई संबंधी मामले में पूर्ण रूप से गुरु पर ही डिपेंड थे और गुरु जो इस तरह का गुरु का आदेश बहुत बड़ी चीज़ विद्यार्थी के लिए भी होती थी और विद्यार्थी गुरु से डरते थे। लेकिन धीरे धीरे ये कानून व्यवस्था जिस तरह से बनी, शिक्षा का अधिनियम आया, उससे क्या हुआ कि ये बच्चों को डांटना, फटकारना या किसी तरह से प्रताड़ित करना, शिक्षा के लिए उनको थोड़ा दबाव डालना, ये बैन कर दिया गया, जिससे भी बच्चे क्या है कि अब एकदम फ्री हो गए हैं और वो शिक्षा का सम्मान करना भूल गए। पर कहीं ना कहीं ये चीज़ भी देखने को मिलती है कि जो बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है, उनके मास्टर उनको ट्यूशन दे रहे हैं कि अगर वो ट्यूशन नहीं आता तो कहीं ना कहीं उसको फेल कर देंगे बच्चों के। वो वाली बात अभी नहीं है। अभी तो क्या है कि ट्यूशन के लिए इतना कोई दबाव होता नहीं सरकारी स्कूलों में, तो क्योंकि आजकल तो प्राइवेट में इतनी कोचिंग संस्थाएं खुल गई है
कि बच्चा सरकारी स्कूल के जो अध्यापक होते हैं उनकी तरफ तो देख नहीं रहा है। सरकारी स्कूल का ग्राफ जिस प्रकार से कहा बड़ा है, पर हमें तो नहीं लगता कहीं बड़ा है, क्योंकि नहीं, प्राइवेट सरकारी स्कूलों में प्राइवेट नहीं तो बड़े संख्या तो हैं। बड़ी है, छात्र संख्या तो बड़ी है, क्योंकि गाँव में क्या है कि अभी सरकार ने, पिछली सरकार ने ही हर गांव में, हर पंचायत मुख्यालय पर सीनियर स्कूल स्थापित किए। जी जी। तो उससे क्या हुआ कि 12वीं तक पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां, खास तौर से बच्चियां जो दूर नहीं जा पाती थी, वो अभी नज़दीकी अपने पंचायत मुख्यालय पे ही उनके स्कूल खुल गए हैं, तो वहाँ आराम से 12वीं तक पढ़ रही है। और अब थोड़ी कमी है तो ये इस बात की है कि स्टाफ ग्रामीण क्षेत्रों में पूरा नहीं है। और शिक्षा विभाग में ही अभी मान के चलो आपकी लगभग 1.5 लाख से ऊपर पद खाली है। तो अगर इतनी संख्या में पद खाली हैं तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से शिक्षा पर पड़ेगा। पेपर लीक से भी काफ़ी असर पड़ा। पेपर लीक एक अलग विषय है, पेपर लीक से शिक्षा पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो खैर कंपटीशन वाला मैटर है। कंपटीशन में जिस प्रकार से पेपर लीक हुए, जो अगर पटवारी की उनकी परीक्षा के लिए कर रहे हैं, इनकी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो तैयारी करते हैं उनको कहीं ना कहीं तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शिक्षा का तो देखो, गांव ग्रामीण क्षेत्रों में तो विकास अभी हुआ है, हो रहा है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि पर्याप्त स्टाफ वहाँ पे लगाया जावे। और जो कुछ भी स्टाफ वहाँ पर है उसको ये जो गैर शैक्षिक काम जो दे रखे हैं, BLO का काम है, दूसरे काम है, तो ये नाप शनाप काम देकर उस अध्यापक को बिजी कर दिया गया है। उसका शिक्षा के लिए उसको टाइम नहीं मिल रहा है। कुल मिला के जिस प्रकार से बच्चों को पढ़ाना चाहिए शिक्षक को, वो कहीं ना कहीं सरकार की जो कमी के कारण से, इसी एक गैर शैक्षिक कामों में उलझे हुए रहने के कारण से शिक्षक शिक्षा से दूर हो गया। शिक्षा से दूर हो गया तो उसका फर्क तो बच्चे में पड़ेगा ही। तो जो ज़्यादा पढ़ने की, जो ऊपर अच्छा पढ़ने की इच्छा रखते हैं बच्चे, इंटेलिजेंट हैं, वो अधिकांश प्राइवेट स्कूलों की तरफ मुड़ गए हैं। और एक अच्छा निर्णय सरकार ने, पिछली सरकार ने इंग्लिश मीडियम स्कूल जो खोले थे हर मुख्यालय पे और गांव में भी खोले थे, तो ये ज़रूरत इस बात की है कि उनमें पर्याप्त स्टाफ लगाया जावे और उसको कंटिन्यू रखा जावे। जैसा कि अभी सरकार के मंत्री जी का एक बयान आया था, शिक्षा मंत्री जी का, वो कह रहे थे कि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल महात्मा गांधी के नाम से खोले गए हैं, इनको इस पर पुनर्विचार करेंगे, हो सकता है बंद कर दें। तो ऐसी स्थिति में बंद करना तो उचित नहीं होगा। सीमित किए जा सकते हैं, कम किए जा सकते हैं। अगर कोई जगह छात्र भर्तियां भी निकाल सकती है ना टीचरों की। और बहुत बड़ी बात है कि 1.5 लाख पद खाली है, तो RSR के जो हमारे नियम है उसके अनुसार 50% पद तो पदोन्नति से भरे जाते हैं। इसके लिए तो आप काफी संघर्ष कर रहे हैं। कार्यरत है टीचर, उन्हीं की पदोन्नति करके, तो इसका एक रास्ता सरकार आज ही अखबार में मैंने पढ़ा कि शायद खोल रही है, पदोन्नति देगी। तो 1.5 लाख में से अगर 75,000 पद पदोन्नति से बढ़ जाते हैं तो बाकी जो 75,000 रहेंगे उनको सीधी भर्ती के द्वारा, अपॉइंटमेंट के द्वारा भरे जाएं, ताकि ये बेरोजगार जो आज हर घर में एक B.Ed पढ़ा लिखा बच्चा या बच्ची बेरोजगार है। इसमें एक मॉनिटरिंग टीम भी बनाई गई थी। शिक्षक जो आपकी संस्था है, ये कई मीटिंगों में गए हैं बाहर, आपने भी प्रस्ताव रखा है, तो सरकार तक जब आपने बात पहुंचाई तो सरकार ने कितनी आपकी बातों देखो, ऐसा है जी, एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि सरकार कोई भी आवे, शिक्षा की तरफ उसका ध्यान रहता ही नहीं है। मतलब इस बारे में कोई चिंतन नहीं है, कोई मंशा क्या है उनकी, क्या कोई विचारधारा, क्या वो चाहते क्या है, ये वो क्लियर नहीं करते। एक तो वर्षों से मांग चल रही है। जब मैं खुद भी 35 साल तो शिक्षा विभाग में नौकरी करके रिटायर हुआ हूँ, अभी VR लिया मैंने, और उसके पहले मैंने छात्र राजनीति में 5-7 साल को महाविद्यालय में राजनीति करी। एक मांग हुआ करती थी हमारी उस समय कि सबको शिक्षा सबको काम, तो सबको शिक्षा मिले। ये बात तो अब देश में धीरे धीरे संभव हुई है, शिक्षा तो मिल रही है, लेकिन काम से नहीं जोड़ा गया है इसको। अब डिजिटलाइजेशन किया गया है, काम से नहीं जोड़ा गया, रोजगार से नहीं जोड़ा गया। हम बात करते हैं सबको शिक्षा भी मिले तो रोजगार भी मिले, जब तक रोजगार से नहीं जोड़ा जाएगा तो शिक्षा का उपयोग क्या है। आप कितने ही B.Ed कॉलेज खोल दो, कितने ही इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दो, अगर वो बच्चे इंजीनियरिंग किए हुए, B.Ed किए हुए बच्चे अगर बेरोजगार रहेंगे, न तो निजी सेक्टर में न गवर्नमेंट सेक्टर में उसको रोजगार नहीं मिलेगा। जबकि संभावनाएं हैं, गवर्नमेंट में ऑलरेडी पद खाली है, और भी पद क्रिएट किए जा सकते हैं, और भी स्कूल खोले जा सकते हैं, लेकिन इस ओर किसी भी सरकार का ध्यान नहीं गया है। सरकारें चाहती नहीं है कि ये स्कूलों की तरफ, और बजट का 10वां हिस्से की मांग हम करते आए हैं हमेशा कि जो आपका बजट बने राजस्थान का है, जो भी देश का 10% हिस्सा इसका उसका इसमें बजट में शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाए। लेकिन कोई भी सरकार
4% 3% से ऊपर खर्च कुल नहीं मिला कर के पा रही। कहीं ना कहीं जो नेता है वो कहीं ना कहीं अपने जो सहपाठी हैं या साथ में हैं जो उनके चमचे या इस तरह से बात करते हैं कि चाहे स्कूल खोल लिया, तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ मूव करके उनको पैसे कमाने के लिए उनका एक धंधा बनाया जा रहा है। ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया चल रही है काफ़ी सालों से कि लगभग ये 20-25 साल से तो मैं खुद देख रहा हूँ कि जितने निजी स्कूल बढ़े हैं उसके अनुपात में सरकारी स्कूल नहीं बढ़े हैं, खोले नहीं गए हैं। और जो खोल भी दिए गए हैं तो वो उनको साधन और संसाधन नहीं है, वहाँ पे बिल्डिंग्स नहीं है, आपके टीचर्स नहीं है, तो बच्चे क्या करेंगे बेचारे, गांव वाले कहाँ जाएंगे वो। तो एक पढ़ाई भी होती है उनकी, तो वो कोई सार्थक और कोई काम उनको कोई आगे कोई उपयोगी हो उनके लिए, वैसी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो ये दुर्भाग्य है हमारा कि हम शिक्षा व्यवस्था के ऊपर, शिक्षा नीति के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। शिक्षा नीति बने तो शिक्षाविदों से पूछ के बने, शिक्षक संघों को बुलाकर उनकी राय लेकर शिक्षा नीति बनाई जावे, तबादला नीति बनाई जावे, ताकि एक सिस्टम बने कि साहब ये अध्यापक को यहाँ 10 साल या 5 साल यहाँ पर रहना है, फिर बाद में उसको कहीं गांव में ग्रामीण नौकरी करनी है। इस तरह का इधर उधर करने का जो प्रक्रिया है वो चले, ताकि उसका मानस रहे कि मुझे यहाँ काम करना है। अब क्या है कि कोई अभी पिछली सरकार में कोई आदमी आया ट्रांसफर करा के, तो ये सरकार जो अभी बदल गई है, सबसे पहला काम एक करेंगे वो, जो पिछली सरकार में तबादला करा के आ गए लोग बाग, आते ही बस वो उनकी लिस्ट तैयार है। अभी 2-5 साल क्या नियम होने चाहिए इसको सरकार क्या करना चाहिए सरकार की सबसे बड़ी बात है कि अगर शिक्षकों को देखो उनका मन पढ़ाई में लगे, इसके लिए जरूरी है कि एक तबादला नीति नियम बने और उनकी पालना होवे, उसी अनुसार ट्रांसफर होवे, ताकि सबको मौका मिले। जो शहर में, अगर मान लो जो शहर में लगा हुआ है वो शहर में ही रिटायर हो जाता है, एक बेचारा गांव में लगा हुआ है, कोई महिला गांव में नौकरी कर रही है, तो उसको अगर अप्रोच नहीं है, ये डिजायर के आधार पर जो ट्रांसफर होते हैं ना, ये शिक्षा इसके लिए ठीक नहीं है कि वो किस तरह का आप किस तरह का चाहते हैं कि सरकार इस तरह से बनाए इसका? हमारी शिक्षक संघों की ये शुरू से मांग रही है, इच्छा रही कि आप शिक्षक संगठनों को बिठा के एक स्थायी स्थानांतरण नीति बनावे, तबादला नीति, और उसकी पालना कई राज्यों में बनी हुई है, कर्नाटका में बनी हुई है। तो राजस्थान में क्यों नहीं बनाई जा रही? राजस्थान में इसलिए नहीं बनाई जाती कि यहाँ राजनीतिक इंटरफेरेंस ही है कि ऐसा मानते हैं राजनेता कि शिक्षकों को अपने प्रभाव में रख के, अपने फेवर में रख के वो कुछ अपना राजनीतिक स्वार्थ हल कर लेंगे, ऐसा मानते हैं। जबकि मैं नहीं मानता ऐसा कि कोई शिक्षक उनके लिए इतना उपयोगी हो सकता है कि उनके कोई चुनाव में या किसी तरह का। फिर दूसरी बात यह है कि सरकारी नियमानुसार कोई राजनीति में डायरेक्ट इंटरफेरेंस, डायरेक्ट कोई योगदान कर भी नहीं सकता शिक्षक। तो एक तबादला नीति ऐसी बनाई जावे कि भाई 5 साल यहाँ रहेगा या 10 साल यहाँ रहेगा, उसके बाद गाँव में जाएगा, फिर गाँव वाला शहर में आएगा। तो एक सिस्टम से, नीति से, एक सीरियरिटी से तबादले किए जावे, टाइम बेस्ड प्रोग्राम रहे, पदोन्नति होवे, फिर तबादले हुए, फिर बढ़ती होवे। पदोन्नति, तबादला और बढ़ती एक प्रक्रिया है, ये तीनों प्रक्रिया एक साथ चले। पहले पदोन्नति से पद भर दें, उसके बाद तबादले जो है उससे भर दें, उसके बाद में रिक्त पद जो बचते हैं वो नई नियुक्ति से। सरकार डिजिटल की ओर ध्यान दे रही है, बच्चों को डिजिटल की ओर लेके, इसमें क्या बच्चे सीख पाएंगे? अपन राजस्थान उस स्थिति में नहीं पहुंचा कि आप ये प्राइवेट स्कूलों के ठीक है, प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूलों को भी किया जा रहा है, सरकारी स्कूलों में लगा दिए गए हैं। अब ये अगर क्या वहाँ पढ़ाई हो पा रही है बच्चे होने के कारण शिक्षक खुद प्रिंसिपल से रिटायर हुआ हूँ, मुझे मालूम है क्या स्थिति है स्कूल, क्या स्थिति आप बता डिजिटल की। वो उन्होंने वहाँ पर वो संसाधन वहाँ उपलब्ध करा दिए हैं, कंप्यूटर उपलब्ध करा दिए हैं, कैमरे वगैरह सब उपलब्ध करा दिए हैं, लेकिन वो चल नहीं रहे, चलाने वाला नहीं है। उसमें भी भर्तियां नहीं की गई, भर्ती की गई है कुछ कंप्यूटर शिक्षक के नाम से, तो बहुत कम की गई है, अभी सब जगह पहुंचे नहीं है ये। हर स्कूल में अगर आपके पास कंप्यूटर है तो कंप्यूटर सिखाने के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर तो चाहिए ना, चाहिए। तो वो जब उपलब्धि नहीं है तो आप किस तरह से उसको कर पाओगे? तो कबाड़ हो रहे हैं, पड़े पड़े जो कंप्यूटर है या जो भी जो लगाए गए लाखों रुपए के, हर स्कूल की ये स्थिति है। शिक्षा मंत्री जिस प्रकार से इस बार मदन दिलावर जी बने हैं, क्या आप उनसे क्या कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार के अपने राजस्थान के जो स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूलों में, क्या वो एक बार स्कूलों में मॉनिटरिंग करने के लिए वो खुद प्रयास करें जाने का, या उनकी एक कोर कमेटी बने, वो इन चीज़ों को देखें किस प्रकार से अपन इसमें बदलाव कर सकते हैं? ऐसा है दुष्यंत जी कि मंत्री खुद स्कूलों में जावे, ये अखबारी हिसाब से और प्रचार के हिसाब से तो बढ़िया लगता होगा, लेकिन ये कोई समाधान नहीं है। मंत्री के पास बहुत बड़ा विभाग है, कोर कमेटी तो बना सकते हैं, वो बहुत सारे कार्य नहीं, वो तो काम है ना, हर जगह बटा हुआ है काम।
जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी बने हुए हैं, पर वो जाते नहीं ब्लॉक हैं। स्तर पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नहीं जानते, क्यों नहीं है जाना, वो जाएंगे 10 बार, उनको ऑर्डर ऑर्डर है, आदेश है उनको कि एक उनको, स्कूल में जाते हैं, दूसरे स्कूल में जाते नहीं। नहीं सभी में तो नहीं जा सकते एक दिन में, क्योंकि एक ब्लॉक में महीने में तो जा एक सकते ब्लॉक में हैं। अगर 3 अधिकारी हैं तो एक दिन में 3 या 6 स्कूल कर लेंगे, ज्यादा इससे ज्यादा कर नहीं काम सकते। करने वाला व्यक्ति अगर वो ठान ले कि हमें एक महीने में इतने स्कूल करने हैं तो वो स्कूल कर सकते हैं, पर आप भी देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये भी कहीं ना कहीं कन्नी ऐसा है, काटते हुए वो दिखते हैं। पूरे मिला के ये है सर कि एक अपने आप ही अगर सिस्टम ऐसा बना दिया जावे कि हमें काम करना है, और अगर हमारे पास साधन है, सुविधाएं हैं, बच्चे हैं और टीचर स्टाफ पूरा है, और गैर शैक्षिक काम से हटा दिया गया है, अलग कर दिया, आरटीई के नियम है कि भाई इनको गैर शैक्षिक कार्य नहीं कराया जाए, सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं, फिर भी लगा देते हैं, चुनाव में लगे रहते हैं पूरे साल भर अध्यापक, बीएलओ का काम साल भर चलता है। तो अब ऐसी स्थिति में कैसे स्टाफ कम है तो कैसे पढ़ाई होगी, तो उनको लगा उन्हीं से आप करवाओ ना, पढ़ाई का काम बढ़िया होगा तो नेचुरली निरीक्षण हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से होनी चाहिए। अधिकारियों की टीम है बहुत बड़ी, जिला स्तर पर संभाग स्तर पर है, वो ये काम करें, और मंत्री जी खाली एक टोकन के रूप में कहीं कोई एक आध स्कूल चेक कर ले, बाकी नीति बढ़िया बनावे, स्थानांतरण नीति बनावे, शिक्षा नीति में सुधार की बात करें, अच्छा पाठ्यक्रम लावें जो धर्मनिरपेक्ष पाठ्यक्रम हो। ये नहीं कि साहब हम एक ही धर्म की बात करें, हिंदुस्तान का संविधान के हिसाब से जो हम धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी देश है उस तरह के पाठ्यक्रम में शामिल किए जाए, उस तरह के पाठ। अब क्या कि अकबर और महाराणा प्रताप को लेकर ही अगर हम हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद करते रहेंगे तो इससे कोई समाधान नहीं जिस होगा। प्रकार से जो अपने इतिहास था जी, उससे भी कहीं ना कहीं बुक्सों में छेड़छाड़ की गई। ये तो देखो हर आदमी का अपना अपना वो होता है, नजरिया होता है देखने का, कोई किस विचार से देखता है, कोई एक गिलास पानी भरा हुआ है तो आधा आधा भरा हुआ है, तो कोई देखता है कि आधा भरा हुआ है, कोई देखता है कि आधा खाली है, देखने का नजरिया है, अलग अलग है। तो ये तो पाठ्यक्रम में क्या है कि महापुरुष तो देखो किसी जात और समाज के हैं नहीं, आप ऐसे महापुरुषों को पढ़ावें, उसमें पाठ्यक्रम में शामिल करें जो जिनका काम रहा हो सभी धर्मों के लिए, जिन्होंने प्रेरणा दी हो सभी धर्मों की मानवता की, खास तौर से इंसानियत की, जिसमें कबीर हो सकते हैं, और भी कोई अपने हो सकते हैं। बाकी ये वो हिंदू मुस्लिम वाला जो मामला चलता है ना, ये स्कूलों में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। अभी भी आपने देखा होगा कि जयपुर में कांड हुआ, मंत्री जी गए थे कि बुरखे में क्यों इस तरह से हुई, फिर वहाँ विरोध प्रदर्शन हुए, क्या ये सही शोभा देती है? नहीं, ये तो चीज़ें देखो स्कूल में सब समान है, एक जैसी यूनिफॉर्म सबकी है, तो एक जैसी यूनिफॉर्म पहन के सरकार ने यूनिफॉर्म भी उनको दी है, सिलाई के पैसे भी दिए, तो यूनिफॉर्म पहन के बच्चे तो आते कहीं ना हैं। कहीं जिस प्रकार की सोच आज ऐसा दकियानुसी सोच नहीं होना चाहिए। हम प्रगतिशील और समाजवाद की बात करें, हम लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की बात करें, हम संविधान की बात करें, संविधान के विरुद्ध जो चीज़ें वो पाठ्यक्रम में क्यों शामिल करते हो आप? जो भाई एक धर्म विशेष की बात हम क्यों करें? हमारे लिए सभी संविधान में जो जिस तरह की प्रस्तावना में लिखा हुआ है धर्मनिरपेक्ष देश, तो धर्मनिरपेक्ष आप देश भी की बात देख करें। रहे हैं कि किस प्रकार की चीजें सामने देखने को मिल रही हैं। नहीं, वो गलत है, वो शिक्षा के लिए हितकर नहीं है। वो खास तौर से इंसानियत की, मानवता की बात हम करें शिक्षा में, तभी शिक्षा का विकास होगा। और स्कूलों में केवल कोई हिंदू या मुसलमान या सिख या ईसाई थोड़ी बनाना, हमें तो वहाँ एक अच्छा इंसान बनाना है जो वहाँ से पढ़ के जावे और पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए काम करे। किस प्रकार की सरकार को शिक्षा में बदलाव और नई नीति लानी चाहिए? नई नीति में जो देश के अच्छे जो इतिहासकार हैं, जो अच्छे जो लेखक लोग हैं, उनको एक इकट्ठा करके उनको उनकी 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 राय से अगर पाठ्यक्रम बढ़ाया जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। होता क्या है कि जिस विचारधारा की सरकार आती है ना, हमारे यहाँ दुर्भाग्य है, हमारा ये देश का या हमारे प्रदेश का, जिस विचारधारा की सरकार आती है उस विचारधारा के लोग वो अपने आप को स्वयंभू मानने लग जाते हैं, सर्वेसर्वा मानने लग जाते हैं, और उसी हिसाब से वो काम करने लग जाते हैं। अभी 2-3 दिन के लिए शिक्षा मंत्री जी ने जैसे अभी कहा है कि साहब 2-3 दिन में 8 तारीख 9 तारीख तक ट्रांसफ़र की बात चली है, तो अभी उनको चाहिए था तो ये कि भाई लोगों से आवेदन अप्लाई मांगते, टीचर से आवेदन करवाते, और आवेदन करवा के सीनियरिटी बेस पे जो गांव में पढ़ा है, अगर वो शहरों में पद खाली है तो सीनियरिटी बेस पे यहाँ अगर लगाते तो उनकी भी वाई होती, और उन लोगों को भी राहत मिलती जो बरसों से बेचारे गाँव में पड़े हुए हैं। महिलाएं हैं, उनमें कुछ विधवाएं भी है, कोई और इस तरह की दूर नौकरियां कर रहे हैं। अभी होगा क्या, अभी इन्होंने डिजायर सिस्टम से ट्रांसफ़र करने की बात करी है,
तो मंत्रियों के यहाँ और एमएलए के यहाँ लाइन लगी हुई है, और उसमें कई तरह के सेटिंग्स लोग कर रहे हैं। कोई तो पैसा दे के भी आ जाएगा, कोई राजनीतिक अप्रोच से भी आ जाएगा, कोई ऐसा आदमी भी आ जाएगा जिसको अभी 2 महीने नहीं हुए नौकरी पर लगे। पर यह कि उनको पढ़ाने का टाइम देवें, उनको फालतू के कामों से हटावें, गैर शैक्षिक कामों से हटाएं, उनको बढ़िया एक नीति बना के तबादले किए जाएँ, पद खाली है तो पद भरे जावें, बच्चों के लिए जो भी सुविधाएं चाहिए, साधन संपन्न, बिल्डिंग्स में कोई कमी है, पुताई कमी है, बच्चों के लिए, स्पोर्ट्स के लिए क्या सोच रहे मैंने हैं? आपको मेन चीज ये बताई ना कि बजट ही जब 10% की मांग हम करते हैं, 2% 3% भी भामाशाह जो है वो भी तो सपोर्ट करते हैं ना। भामाशाह तो करते हैं, लेकिन भामाशाह हर जगह नहीं है साहब। ऐसा है दुष्यंत जी, हर जगह भामाशाह नहीं है। भामाशाह गिनी चुनी जगह पर ही है, जो कोई बड़े संपन्न गांव है वहाँ है। कई जगह ऐसे इंटीरियर में जहाँ बेचारे पूरे गांव वाले ही जमीन, थोड़ी बहुत जमीनों पर निर्भर हों, हाड़ी गोवाड़ के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ कहाँ भामाशाह आएंगे? तो वहाँ ये सुविधाएं नहीं मिलती। भामाशाह के भरोसे नहीं छोड़ सकते अपने देश को। और क्या जैसे आज हमारे इसमें जो शिक्षा मंत्री आए, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कैमरे के सामने? किस तरह से शिक्षा को आगे शिक्षा बढ़ाओ? मंत्री जी की सोच जो हो, वो पूरे राज्य की शिक्षा को विकास की तरफ ले जाने की, और ख़ास तौर से ये भेदभावपूर्ण जो नीति होती है प्रशासन में, तबादलों में, उसको उससे दूर रहकर एक स्थायी तबादला नीति, क्योंकि मैं भी बरसों से मांग कर रहे हैं हम लोग ये तबादला नीति की। अभी सरकार क्यों नहीं बना रही है, समझ में नहीं आ रहा। पिछली सरकार ने भी वादा किया था, इस सरकार ने अपने 100 दिन की कार्य योजना में ये चीज़ ली थी। 100 दिन की जो कार्य योजना बनाई थी उसमें ये चीज़ ली थी कि हम तबादला नीति बना देंगे, उसके हिसाब से आज बजट आया है, ट्रांसफर करेंगे, लेकिन वो नीति अभी बना नहीं पाए हैं और तबादले कर रहे हैं बिना नीति के। अब बिना नीति के अगर ट्रांसफर करेंगे तो उसके रिएक्शंस बहुत सारे होंगे, कई तरह के आरोप भी सरकार पर लगेंगे। भेदभाव के तो लगेंगे सही, लेकिन वो लेन देन के भी आरोप लगेंगे साहब कुछ। तो ये तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है। जिस तरह से ट्रांसफर होते हैं, कहीं ना कहीं पैसे लेकर भी हो ही रहे हैं। जी, जब नीति नहीं होगी ना, कोई नियम नहीं होगा, तो जो भी काम होगा वो नियम विरुद्ध जो काम होगा वो पैसे लेके होगा, तो आरोप लगेंगे। मैं नहीं कहता कि पैसे लेंगे कोई, लेकिन आरोप लगेंगे उन पर कि भाई जो जिसका काम हो गया, जिसका नहीं हुआ वो कहेगा कि वो पैसे दे के आ गया। आती बात तो 20 साल हो गए मुझे, तो मेरा तो ट्रांसफर नहीं हुआ शहर में, और ये 2 साल वाला 3 साल वाला पैसे दे के आ गया। और राजनेताओं के प्रति भी आक्रोश बढ़ेगा। जो राजनेता इस तरह के अपने एरिया में लोग लगाएंगे ट्रांसफरों के माध्यम से, या मंत्री जी के प्रति भी आक्रोश बढ़ेगा। जो लोग प्रताड़ित होंगे, दूर जाएंगे अगर दुर्भावनापूर्ण तबादले करते हैं ये, किसी विचारधारा को देख के साहब ये दूसरी विचारधारा का है, अपनी विचारधारा का नहीं है, अगर उस आदमी अध्यापक का ट्रांसफर किया जाता है तो वो माहौल खराब करेगा। और कुल मिला के इसका फर्क मंत्री जी की इमेज पर पड़ेगा। इन प्राइवेट स्कूलों ने ब्रांडिंग कर रखी है। बच्चों को क्या वहाँ शिक्षा मिल रही है? अच्छी शिक्षा तो वहाँ मिल रही है, उससे ज़्यादा क्वालिफाइड तो हमारे सरकारी स्कूलों में अध्यापक हैं। वहाँ तो कई अनट्रेंड भी मिल जाएंगे, कम पढ़े लिखे भी टीचर मिल जाएंगे, लेकिन ये क्या एक ब्रांडिंग है कि साहब मुझे इस ब्रांड की चीज़ खरीदनी है। तो जो पेरेंट्स जो है ना, जो पैसे दे रहे हैं, जबरदस्ती तो वो ले नहीं रहे प्राइवेट स्कूल वाले। तो कहीं ना कहीं सरकार की कहीं ना कमी है ना। सरकार की गलती तो क्या कम माने अपन, लेकिन हम गलती समाज में अपनी क्यों नहीं माने? जो पेरेंट्स है वो खुद ही तो जा रहे हैं ना वहाँ पे अपने बच्चों को लेके। उस स्कूल का नाम सुन के लोग वहाँ भर्ती हो रहे हैं, और आप कह रहे हो 50,000, यहाँ तो 50,000 है, बॉम्बे में, दिल्ली में तो 5-5 लाख है। जो हकीकत है वो हकीकत नहीं हो पा रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको इम्प्लीमेंट करने की एक बहुत बड़ी जिद किसी शासन के मंत्री को पालनी पड़ेगी। या तो मुख्यमंत्री अपनी जिद पाले, या अपने शिक्षा मंत्री जी जिद को पाले कि मैं ये सुधार कर दूंगा। तो कोई बड़ी चीज नहीं क्या है। लगता है जो साधारण तौर पर जिस तरह से मुख्यमंत्री बन के आए, क्या ये कुछ ना कुछ नया करके दिखाएंगे, या फिर ये पर्ची सरकार ही चलेगी? बने हैं तो काम करना चाहिए। मेरा कहना ये है कि वो उनको मौका मिला है, मौका बहुत मुश्किल से मिलता है। क्या पता कैसे पुण्य होंगे उनके, जो इतने सारे लोगों में से जीत के कई लोग आते हैं, 200 एमएलए में से फिर एक मुख्यमंत्री बनता है। तो बने हैं जो भी मुख्यमंत्री बने, या जो भी अपने शिक्षा मंत्री जी बने, दिलावर जी, इनको चाहिए कि ऐसा काम करे कि इतिहास इनके याद करे। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी शिक्षा होती है, इस पर अगर पूरा तरह ध्यान देने की जरूरत है। इसमें आप भेदभाव छोड़ दो, इसमें आप दुर्भावना छोड़ दो, इसमें एक आप पॉलिसी बना लो, एक नियम नीति बना लो, अच्छे अधिकारी, काम करने वाले अधिकारी लगाओ। जिसकी शिकायत है किसी प्रिंसिपल की या अध्यापक की, उसको पनिशमेंट करो, और रेगुलर ध्यान पढ़ाई पर रहे, बच्चों का अधिक से अधिक पढ़ाई का फायदा होवे, ऐसी व्यवस्था आप करो। स्टाफ की व्यवस्था करो, चपरासी की व्यवस्था करो, कंप्यूटर टीचर की, ये सब काम करो,
तो जनता को रोजगार भी मिलेगा और शिक्षा का विकास भी होगा, लोग दुआएं देंगे। सरकारें आई, सोचा है, करके नहीं दिखाया, और आज भी यही कोई हो रहा है। कोई मुश्किल नहीं है। तो ये फिर करने में इनको क्यों तकलीफ है? पैसा आ रहा है, पैसा जनरेट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर क्यों खर्च नहीं कर पा रही है? अब या तो मैं तो यही कहूंगा कि इनकी विल पावर नहीं है। अगर ये विल पावर बना ले तो कौन रोक सकता है? महात्मा गांधी जी 50-55 दिन तक भूख हड़ताल करते थे, आमरण अनशन करते थे, पानी भी नहीं पीते थे, तो उनकी विल पावर थी। ये समाज में जो कुछ विषमताएं फैली हुई है, जो पढ़ाई, अगर शिक्षा का ही विकास वगैरह सब कुछ विकास हो जाएगा। बेरोजगारी है, इसलिए शिक्षा को रोजगार से जोड़ दो आप। शिक्षा को रोजगार से जोड़ दो। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सद्भावना वाली बात स्कूलों में पढ़ा दो। और ये तो खुद के मंत्री कर रहे हैं इनके, आपने खुद भी देखा है। गलत है, ये शोभा देती है उनको। वो खुद ही अगर संविधान का पालन नहीं करेंगे ना, ऐसे तो मंत्री फिर आप किससे आशा करोगे? नहीं, अगर मंत्री या सरकार ही अगर संविधान की पालना नहीं करेगी तो फिर आप ये कहीं ना कहीं आप भी गलत मानते ना इस तरह की। गलत है सर। कोई भी अगर मैं खुद ही अगर नहीं सुधरूंगा तो दूसरे सुधार की बात कैसे करूंगा? भाई मैं खुद सुधरूंगा पहले, तभी तो युग सुधरेगा। अब मैं तो कहूँगा साहब, आपसे कहूँ आप चोरी मत करो, मैं खुद चोरी करूँ, आपसे कहूँगा चोरी मत करो, तो ये संभव नहीं है। इसलिए चलिए, आज के शिक्षा प्रोग्राम में हमारे साथ ईश्वर सिंह जी थे, जिन्होंने शिक्षा को बढ़ावे के लिए काफ़ी चीज़ बताई, और हम राजस्थान के शिक्षा मंत्री से मांग करते हैं कि जिस प्रकार से शिक्षा का स्तर बढ़ सकता है उस पर पूरा ध्यान दें। नमस्कार। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।